दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं। पहला है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। और चौथा है कि 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ये चारों ही कथन सही हैं, 1, 2, 3 और 4। और आप देख लीजिए दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है और वह निर्वाचन प्रतीक यानी आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा में कुल पड़े वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर 2% सीटें प्राप्त करता है, या उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 50 से अधिक राज्य स्तरीय दल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको होता है? तो ये चुनाव आयोग को है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसी भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो उत्तर है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता या स्वीकृति कब मिलती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुल मतदान का 5%, सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है, या फिर 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति दी जाती है जबकि 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी हो। पहला शर्त है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। दूसरी शर्त है कि उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों और इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा और वे सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरी शर्त है कि उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना चाहिए? 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। तो यहाँ पर ई हो जाएगा, इसलिए क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है 3 शर्तें हैं। एक तो उस राजनीतिक दल द्वारा प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या राज्यों की विधानसभा में कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए और 4 लोकसभा सीटें। और
लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों और उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा हो, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कितने राज्यों में? तो सही उत्तर है, यदि वह 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि? तो सही उत्तर हो जाएगा यदि वह राज्य में लोकसभा अथवा विधानसभा में दोस्तों जो है वो कितने 6% मत या न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त करता है। तो 6% मत या न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त करता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि किसी पार्टी को एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता कब मिलती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता कब मिलती है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है? तो इसमें देखिए, पहला है कि वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो और संबंधित राज्य में किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें प्राप्त कर पाई हो। यहाँ पर 3 और 4 आपके सही नहीं है, तो केवल 1 और 2 आपका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, केवल 1 और 2 आपका सही है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था किससे? तो सही उत्तर है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीयता या प्रतिक्रिया से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो सही उत्तर है कांग्रेस पार्टी। 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया और इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इसमें से कोई भी राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और दोस्तों आप जान लीजिए कि दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त करने पर राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए दावा किया है। और आप जान लीजिए, निर्वाचन आयोग द्वारा जो है इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो कुल 9 राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई थी? 2016 में आपको बताना है। तो सही उत्तर है 2016 में राष्ट्रीय दल की मान्यता टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के। सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया था और इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और वर्तमान में जेपी नड्डा इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? तो समाजवादी पार्टी को। दोस्तों समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ये राज्य स्तरीय पार्टी है और इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने किया है। वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हाँ दोस्तों आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो है वो राज्य स्तरीय पार्टी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? आपको बताना है। कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई और अकाली दल। तो अकाली दल दोस्तों आप जान लीजिए, शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब राज्य में राज्य स्तरीय यानी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
इस दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप जान लीजिए, तेलुगु देशम जो है ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तेलुगु देशम को 1982 में एन.टी. रामाराव ने इसकी स्थापना की थी और वर्तमान अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम आदमी पार्टी वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में आम आदमी पार्टी दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी हो गया है, राष्ट्रीय पार्टी हो गई है और इसको निर्वाचन आयोग द्वारा इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? आपको बताना है पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 2 और 3। यहाँ पर देखिए, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है 2 और 3, यहाँ पर इन दोनों पार्टियों की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, सीपीआई की स्थापना दोस्तों 1925 में हुई थी। सीपीआई की स्थापना जो है 1920 में नहीं बल्कि 1925 में हुई थी। सीपीएम की स्थापना 1964 में हुई थी। एआईएडीएमके, एआई ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसकी स्थापना 1972 में और तेलुगु देशम पार्टी 1982 में। तो याद रखिएगा, एम एन राय और अवनी मुखर्जी आदि ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जबकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी। तो इस तरह से सही सुमेलन 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में और एआईडीएमके की स्थापना 1972 में हुई थी। सही सुमेलन हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। तो 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर है 1964 में। दोस्तों, भारतीय साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1964 में कोलकाता में हुए 7वें पार्टी सम्मेलन में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें इसकी स्थापना के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दोस्तों 1984 यानी 1984 में, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में, इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 यानी 1998 में हुई थी। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस, ये भारतीय जनता पार्टी की दलीय संबद्धता से संबंधित है। भारतीय मजदूर संघ। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है।
और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया ट्रेड जो है ये आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। तो आप देखिए सही सुमेलन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से नहीं बल्कि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से है, तो इसलिए कोई भी विकल्प इसका हम सही नहीं मान सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दल संयुक्त मोर्चा का जो 1996-97 के दौरान सत्ता में था भाग नहीं थे? बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी और असम गण परिषद में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा के भाग नहीं थे? तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी, यानी 1, 2 और 3। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी 1996-97 के दौरान संयुक्त मोर्चा सरकार के अंग नहीं थे। अगला प्रश्न है, नीचे किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा के लगातार 3 निर्वाचनों में प्राप्त मतों की प्रतिशतता दी गई है? 1984 में 7.4, 1989 में 11.4 और 1991 में 22.4। जिस दल ने इन मतों की जो है प्रतिशतता प्राप्त की थी वो कौन सा दल था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन सी, ये विभिन्न चुनाव में मतों की प्रतिशतता की गणना है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ राजनीतिक दल और 13वीं लोकसभा के निर्वाचन के दौरान उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? आप जान लीजिए, टीडीपी को 30 मतें, तेलुगु देशम पार्टी को 29 सीटें थीं। विकल्प बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प जो हैं ये आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण है। कथन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। कारण है यह बहुत सी चीज़ों की बृहद विस्तार से चर्चा करता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल में। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, केरल में लगातार कांग्रेस अथवा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व वाली सरकार का गठन होता रहा है और ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सामान्यतः क्षेत्रीय दल ही सत्ता में रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किसे तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। नीचे दोस्तों कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निश्चय होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और आप देख लीजिए दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कम मत प्रतिशत के बावजूद सदस्यों के आपेक्षिक बहुलता के आधार पर जीत जाने के कारण ही सरकार बनाने वाले दल का मत प्रतिशत कम रह जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कथन है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो कौन सा कथन आपका सही, कौन सा विकल्प? ए गलत लेकिन आर सही, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसमें महिलाएं नहीं हैं। इसलिए संविधान संशोधन करके महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारत में स्थानीय दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र अभी जो संक्रमण काल यानी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, यहाँ पर अभी भी जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद पूरी तरह हावी है। विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कर लिया जाता है, किंतु मात्र यही कारण नहीं है जिसकी वजह से भारत में स्थानीय दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया है, और इसके अन्य सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों, दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम का अंग है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता का गठन और सरकार का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। कथन है कि जो है भारत में लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। और कारण है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों, आप जान लीजिए कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। कथन ए सही है। इसके अलावा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास होता है। ये क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान और सुविधाओं की वृद्धि की बात करते हैं, जिससे उस क्षेत्र के जनमत का झुकाव उनकी तरफ हो जाता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है। देखिए, आप ऑप्शन देखिए, लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य और मजदूर संघ के सदस्य। तो सही उत्तर है, मजदूर संघ के सदस्य जो है दबाव समूह के रूप में माने जाते हैं। और जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है, तो उस संगठन को दबाव समूह या हित समूह कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग किस लिए होता है। तो दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन के लिए समय समय पर होता है, उसको आंतरिक दलीय लोकतंत्र का प्रयोग करना कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। माइरन वीनर, रजनी कोठारी, ऑस्टिन या भीखू पारिक। तो सही उत्तर है रजनी कोठारी। दोस्तों, रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने CSDS यानी विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था। तो उत्तर है 15 फरवरी 1985 को। और आप जान लीजिए दोस्तों, दल बदल निरोधक अधिनियम जो है ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के लिए विधेयक 30 जनवरी 1985 और राज्यसभा द्वारा 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ। 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ ये अधिनियमित हुआ और ये अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक दल बदल निरोधक कानून में आच्छादित नहीं है। देखिए, इसमें आपका है किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, एक साथ लघु दल बदल और संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। तो सही उत्तर है किसी दल में विभिन्न चरणों पर बड़े पैमाने पर दल बदल। ये दल बदल निरोध कानून में आच्छादित नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल, दल और प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई और इस कानून के तहत किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी। तो सही उत्तर है 1985 यानी 1985 में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो सही उत्तर है जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। और देखिए दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन में जो है 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के उप पैरा 2 में ये प्रावधान है कि भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य तब होगा जब उसके विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। दूसरा है कि ये कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो सही उत्तर है इसमें केवल 2 आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में दल बदल विरोधी कानून जो है इसका प्रावधान संसद के संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है और इस अनुसूची के पैरा 2 में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रावधान है। इस पैरा के खंड 3 के अनुसार कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा। इसका तात्पर्य ये है कि नाम निर्दिष्ट विधायक जो है ये सदन में नियुक्त होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इसमें जो प्रावधान किए गए हैं आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन से सही हैं। तो वो जो है ये नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर निर्धारित नहीं होगा, इसलिए कथन एक सही नहीं है। और 10वीं अनुसूची के पैरा 6 में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों के विनिश्चय के संबंध में प्रावधान है। इसके अनुसार यदि ये प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं, तो वह प्रश्न यथास्थिति सदन के सदस्य या सभापति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। इसके तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल का मामला विनिश्चित करने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं है। तो केवल कथन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सही नहीं है? एक सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दी हो जिससे वो संबंधित है, सही है। किसी सदस्य के सदन के विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थित बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जाएगा, सही है। किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है, सही है। और लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, तो ये आपका सही नहीं है। और आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदन या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचन से ठीक पहले जिस राजनीतिक दल का सदस्य होता है, यदि वह अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके बाद जब तक पद धारण किए रहता है तब तक उस राजनीतिक दल में पुनः शामिल नहीं होता या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता, अथवा ऐसे पद पर न रह जाने के बाद वह अपने मूल राजनीतिक दल में पुनः शामिल हो जाता है, तो उसे अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन वह किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसे अनर्ह ठहराया जाएगा, यानी विकल्प डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद किस स्थिति में माना जाता है? तो देखिए, यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः शामिल हो जाता है, उपर्युक्त में से दोनों में या उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं, तो ऊपर वर्णित उपर्युक्त में से दोनों की स्थिति में वो निर्भरता का अपवाद है। अगला प्रश्न है, दल परिवर्तन विरोधी स्थित विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में सितंबर 1979 में दल बदल को रोकने के लिए एक विधि को अधिनियमित किया गया था। इस कानून के अनुसार यदि विधानसभा विधान परिषद का कोई सदस्य अपनी पार्टी को जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है छोड़ता है, तो वह विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं रह जाएगा। इस कानून के अनुसार यदि कोई सदस्य
सदस्य किसी विषय पर पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश या विहिप के विरुद्ध सदन में मत देता है या पार्टी के आदेश का उल्लंघन करता है या बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो उससे उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीचे दी हुई साड़ी पर ध्यान दीजिए, जिसमें दिसंबर 1994 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के परिणामों के कुछ विवरण प्रस्तुत हैं। ये कर्नाटक के संबंध में पूछा गया था। जनता दल 36% है और प्राप्त सीटों की संख्या 116, कांग्रेस को 31% और प्राप्त दलों की संख्या 35, भारतीय जनता पार्टी को 20.4% और प्राप्त सीटों की संख्या 40 है। तो मतदान विश्लेषण के लिए मतदाता सीट की अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति के अपनाने को इसका कारण माना जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। वह पद्धति जिसमें सर्वाधिक प्राप्त मतों के आधार पर निर्वाचित माना जाता है, यानी कुल वैध मतों के प्रतिशत मत का उसमें महत्व नहीं रहता है, उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के निर्वाचन में यही पद्धति प्रचलित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए कम से कम कितना जो है पद होना चाहिए, कितना विपक्ष का दर्जा देने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए। तो आप जानते हैं कि लोकसभा के विपक्ष के नेता के लिए 10% कुल सदस्य संख्या का 10%, यानी 543 का 10%, 54 या 54 सदस्य होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है, तो कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया है? तो उत्तर है भूपोर्तम आंदोलन आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है। साम्यवादी दलों ने भूमि के लिए अपने इस संघर्ष को भूपोर्तम नाम दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में शामिल नहीं है? कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर, व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग और युवा वर्ग। तो सही उत्तर है व्यापारी वर्ग। दोस्तों आप जान लीजिए, व्यापारी वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में शामिल नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद का विरोध करती है, जबकि व्यापारी वर्ग कहीं न कहीं पूंजीवाद का समर्थक होता है, इसलिए ये वर्ग इस पार्टी का सामाजिक आधार नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिए, समाजवादी आदर्श, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना या सहकारी कृषि को समर्थन। तो सही उत्तर है कामराज योजना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना था। 1963 में कामराज प्लान जो है कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार किया गया था। ये योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाए रखने और राष्ट्रीय विकास में योगदान में वृद्धि के लिए तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनावी बांड योजना 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही है उसमें आपको बताना है। देखिए, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बांड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं। सही नहीं है। चुनाव बांड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे, बिल्कुल सही है। और पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बांड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा, तो सही है। ए, सी और डी सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बांड योजना की अधिसूचना जारी की थी। वित्त मंत्री ने 2017-18 के बजट भाषण में देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग या चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बांड जारी करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत चुनावी बांड के माध्यम से निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत केवल वही राजनीतिक दल ही चंदा ले सकेंगे जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं। चुनावी बांड जारी होने के बाद 15 दिनों तक वैध रहेंगे और राजनीतिक दल चुनावी बांड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।